चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम जस्ट देखेंगे कि जो रियल नंबर्स में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए कौन कौन से ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे जो हमें क्लियर होने चाहिए। तो रियल नंबर्स शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने देखने हैं वो है इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। डिविजिबिलिटी टेस्ट्स, विभाज्यता के नियम जिनको हम बोलते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट जो है आइदर 0, 2, 4, 6 और 8 हों उनको हम बोलते हैं कि ये नंबर्स जो है डिविजिबल है 2 से विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन। वैसे ही नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3। इसमें जैसे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए ये नंबर है 396, हमें चेक करना है विदाउट डिवाइड किए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो जो भी हमारे पास नंबर है इसके जो डिजिट्स है इनका हमने सम निकाल लेना है। तो सम ऑफ डिजिट्स आ गए हमारे पास 3 + 9 + 6 जो आया 18। अब ये जो सम ऑफ डिजिट्स हैं ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको पता है 3 के टेबल में 18 आता है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है आपके पास 396 ये डिविजिबल है 3 से। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5 में आपको पता है डायरेक्ट लिखता हूँ कि जो यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक जो है वो आइदर 0 और 5 कि या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से विभाज्यता। तो हमने अगर मान लो कोई भी अंक है आपके पास, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पे 343, हमने चेक करना है कि क्या ये जो संख्या है हमारे पास 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले जो इकाई का अंक होता है आपका यूनिट डिजिट जो होता है उसको आपने डबल कर लेना है। तो 3 का डबल आ गया आपके पास 6। फिर ये जो बाकी संख्या हमारे पास बचती है, जैसे यहाँ पे बची है 34, इसमें से जो हमने इकाई के अंक का डबल किया था 6 उसको हमने माइनस कर लेना है, घटा लेना है। तो हमारे पास आ गया 28। अब हमने चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 7 के टेबल में है या नहीं। तो क्योंकि 28 जो है आपका 7 के टेबल में आता हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास नंबर है 343 ये 7 से डिविजिबल है। और एक चीज़ और है, जब आप ये ऑपरेशन करेंगे तो या तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए कोई, या हमारे पास 0 भी आ सकता है कुछ केसेस में। तो हम बोलेंगे कि वो गिवन नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11 जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 1331, हमने इसमें नंबरिंग कर लेनी है, जैसे इकाई के अंक से शुरू करनी है 1, 2, 3 और 4। फिर हमने देखना है कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस की जो सम स्थानों पे अंक है उनका योग, सम स्थानों पे जो अंक है। तो सम स्थानों पे कौन कौन से अंक है, 3 और 1, तो 3 + 1। वैसे ही सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का मतलब है कि जो विषम स्थानों पे अंक है, तो 1 और 3 पे जो अंक है तो कौन कौन से हैं, 1 + 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 आया, इस केस में भी 4 आया। अब इनका डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लेना है। जब आप डिफरेंस निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। तो ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो गिवन नंबर है आपका वो 11 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसमें हम लोगों ने देखना है वो है सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट के बिना आप लोगों की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो नहीं हो सकती। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले थे आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पे यूज़ होने वाली है वो है आपके पास कंसेप्ट ऑफ HCF एंड
LCM, जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 6th-7th में भी। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM आ गया आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। हम शुरू करेंगे बिल्कुल छोटे संख्याओं से। जैसे हम 2 संख्याएं ले ली हमने, 4 और 6। सबसे पहले 4 के गुणनखंड हम लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4। इंग्लिश में अगर हम बात करें, फैक्टर्स ऑफ 4। ये फैक्टर्स जो हैं, सारे फैक्टर्स आपने लिखने हैं 4 के। तो 4 आपको पता है कौन कौन से टेबल्स में आता है, 1, 2 और 4। वैसे ही फैक्टर्स ऑफ 6 आपने लिखने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 6 आ गया आपके पास 1, 2, 3 और 6। अब अगर हमने HCF निकालना है, HCF 4 और 6 का, नाम से ही हमें पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो हमने 2 संख्याएं ली थी 4 और 6, इनमें हमने सार्व गुणनखंड देखना है, और होगा भी कैसा, जो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड होगा। तो आपको पता है 1 है, और उसके बाद 2 है, 2 इधर भी है देखिए, और 2 यहाँ पे भी है। इसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो कितना है हमारे यहाँ पे, 2। इसलिए हम बोलेंगे कि जो HCF है 4 और 6 का, वो कितना है, 2। दूसरी चीज़ है आपके पास LCM। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 के गुणज लिख लेंगे, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो मल्टीपल्स ऑफ 4। जो 4 के मल्टीपल्स हमने लिखे, मतलब 4 के पहाड़े में जो जो भी संख्याएं आती है, 4, 8, 12, 16, 20, 24 इत्यादि, आगे को आप चलते रहेंगे। वैसे ही इसके बाद हम लिख लेंगे 6 के गुणज, मल्टीपल्स ऑफ 6, जो आ गए हमारे पास 6, 12, 18, 24, 30 एट्सेट्रा। अब देखिए हमने देखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसे मल्टीपल्स, ऐसे गुणज जो कॉमन है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो सबसे छोटा कॉमन गुणज है वो है हमारे पास यहाँ पे 12। उसके बाद देखिए और कौन सा है हमारे पास 24, और भी कॉमन मल्टीपल्स आगे आते रहेंगे आपके पास। पर हमने देखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सबसे छोटा सार्व गुणज। तो सबसे छोटा सार्व गुणज हमारे पास यहाँ पे आ गया देखिए 12, सबसे छोटा सार्व गुणज। तो हम बोल देंगे कि LCM 4 और 6 का कितना आ गया आपके पास, 12। ये था हमारे पास जस्ट थोड़ा सा HCF और LCM की रिविजिटिंग। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट इसमें है पढ़ने के लिए, जैसे अगर हम बोलेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए इरेशनल नंबर होते क्या हैं। इरेशनल नंबर्स में ऐसे नंबर्स जिनमें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q क्या है आपके पास, पूर्णांक है, ठीक है, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पर जब हम डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करते हैं तो उस केसेस में इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो हम कहेंगे कि ये इरेशनल है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, आपकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, और हिंदी में अगर हम बात करें अनावसानी अनावर्ती। तो ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन अनावसानी अनावर्ती होगी उनको बोलेंगे हम अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स। जैसे हम एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास कई बार इस प्रकार से इंडेक्स आ जाता है 0.10, फिर 110, फिर 111, फिर 4 टाइम 10 एंड सो ऑन। इस प्रकार से इंडेक्स आ जाता है जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये नंबर क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर। ये था आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस, आपके पास जो नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स होंगे जिनको हम इरेशनल बोलेंगे, जो स्क्वायर रूट में आएंगे और होगा भी कैसा नंबर, प्राइम नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर भी क्या होगा हमेशा आपके पास, इरेशनल।
तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बोलें तो √2, √3, √5, √7, √11 एट्सेट्रा। ये सारे नंबर्स जो मैंने लिखे हैं ये क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर्स। ठीक है। इसके बाद इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपकी यूज़ होने वाली है, जो हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, 3rd 4th 5th क्लास में, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे मान लो हम लोगों ने 13 को 3 से डिवाइड करना है, 3 से हमने 13 को डिवाइड करना है, तो किस प्रकार से करेंगे हम, ये देखिए 3 4 जा आ गया आपके पास 12 और ये शेष बच गया 1। तो ये जो 13 है इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य और इंग्लिश में डिविडेंड। वैसे ही 3 को हम बोलेंगे डिवाइज़र और हिंदी में बोलेंगे भाजक। इसको बोलेंगे हम कोशिएंट और इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे हम भागफल। और ये जो 1 आपके पास बचा ये है आपके पास शेष या शेषफल, और जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये चीज़ हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और साथ में हमने एक फॉर्मूला भी वहाँ पे पढ़ा था कि ये जो भाज्य है किसके बराबर होगा, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। 3 4 जा 12 + 1 13। बोलने का मतलब है जो भाज्य है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं जब भी हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों को सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर या √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होने वाली है। साथ में हमारे पास एक प्रमेय है 1.2, थ्योरम 1.2, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, कि p कोई अभाज्य संख्या है और p डिवाइड्स a², कि p किसी संख्या a² को विभाजित करती है, देन p विल डिवाइड a, कि p तब a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जहाँ a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है आपके पास, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब ऐसे अगर इसकी स्टेटमेंट हम लोग देखें तो हमें थोड़ा अटपटा सा लगता है इसको समझना, बट एक्चुअल में ये बहुत ही आसान है थ्योरम आपके पास। मान लीजिए हमने p मान लिया 2, ठीक है, और a मान लिया हमने कोई नंबर मान लिया हमने जो 2 के टेबल में आता है, जैसे मान लो 6। तो a अगर 6 है तो a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। अब पहले हमने चेक करना है p डिवाइड्स a², p डिवाइड्स a², मतलब p से हमने डिवाइड करना है किसको, a² को, और देखना है कि कितना आता है। तो p था हमारे पास 2, a² था हमारे पास 36, तो 2 1 जा 2, 1 6 2 8 जा 16, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 18। मतलब p ने जो है a² को पूरा डिवाइड कर दिया, कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा। तो सेकेंड पार्ट इस थ्योरम का बोलता है कि p विल डिवाइड a, कि p जो है a को भी विभाजित करेगा। तो p विल डिवाइड a, कि p से हम a को भी पूरा भाग कर सकते हैं। तो p था हमारे पास 2 और डिवाइड करना है हमने, a कितना लिया था हमने 6, तो 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर दोबारा कितना बचा 0। तो ये प्रूफ बिल्कुल सही है कि अगर p किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, या p डिवाइड्स a², देन p विल डिवाइड a। ठीक है, ये जो आपके रिजल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन रिजल्ट्स के बिना हम लोग जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में, उनको हम नहीं कर पाएंगे। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे से मिस हो गई थी, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो है आपके पास को प्राइम नंबर्स, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सिर्फ ऐसा बोलें कि अभाज्य संख्याएं ही हम लोग इस केस में लेंगे, नहीं। को प्राइम नंबर्स हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर शर्त ये है कि वो जो दो नंबर्स हैं उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो कितना होना चाहिए, 1। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूँ तो दो नंबर्स मैंने ले लिए 4 और 9, तो फैक्टर्स ऑफ 4 जब मैंने निकाले तो क्या आ गया आपके पास 1 2 4। वैसे ही 9 के फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके पास 1 3 9। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे हैं तो ना 4 का 1 के अलावा ना 4 के कोई अदर कॉमन फैक्टर है 9 के साथ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो 1 है वह यहाँ पे एक है इनका कॉमन फैक्टर, और हम इसको बोल भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 4,9 कितने आपके पास 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हुई, ऐसी दो